वेलकम टू सिराज शरीफ पॉइंट। गुड इवनिंग क्लास। हम फिर से हाजिर हैं अपने डेली करंट अफेयर्स सेशन को लेकर। आज हम 8 फरवरी और 9 फरवरी की करंट अफेयर्स की बात करेंगे। हमारा ये सेशन यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और बाकी जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे जो शुरू के क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े एलेबरेटिव होंगे, यानी कि डिस्क्रिप्टिव वे में होंगे, जो यूपीएससी, पीसीएस जैसे एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। और हमारे बाद के क्वेश्चन वन लाइनर होंगे, जो वनडे एग्जाम्स हमारे हैं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और इन सब के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। ठीक है, तो जैसा भी आपको सेशन लगे स्टूडेंट, प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सके हमारे सेशन को शेयर करिए और लाइक करिए। चलते हैं हम अपने आज के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, JCPOA एग्रीमेंट किस वर्ष प्रभावी हुआ था? ये JCPOA यानी जगपोआ एग्रीमेंट किस वर्ष प्रभावी हुआ था? तो ये 2015 में प्रभावी हुआ था। जैसा कि मैं बता दूं, अगर JCPOA एग्रीमेंट की हम बात करें तो इसका सीधा सा मतलब है ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जगपोआ का मतलब ये है। इसे जो है 2013 से 2015 के बीच में जब बराक ओबामा की सरकार थी यूएसए में, तो P5+1 कंट्री द्वारा ईरान के साथ साइन किया गया था। अब हम बात करें P5+1 क्या है, तो P5+1 से यहाँ पे मतलब है P5 यानी परमानेंट 5 कंट्रीज़, जैसे यूएसए, यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ठीक है, रशिया और चाइना। ठीक है, ये P5 कंट्रीज़ प्लस यहाँ पे एक जो कंट्री है वो जर्मनी है। ठीक है, P5+1 कंट्रीज़ के द्वारा एक एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया गया था? ईरान के साथ। ईरान के साथ न्यूक्लियर एनर्जी को लेके एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसे JCPOA एग्रीमेंट कहते हैं या फिर ईरान न्यूक्लियर डील कहते हैं। क्या कहते हैं? ईरान न्यूक्लियर डील। ये जो साइन किया गया था ये बराक ओबामा के समय साइन किया गया था। ठीक है, ईरान के साथ, जिसे जो है 2018 में जब ट्रंप की सरकार आई थी तो ट्रंप ने इसे कैंसिल कर दिया था और ईरान पर क्या लगाया था? काटसा, काउंटरिंग। ईरान को काउंटर करने के लिए उसने ईरान पर काटसा लगाया था, जिसके तहत जो ये न्यूक्लियर डील, ईरान न्यूक्लियर डील थी, वो बंद हो गई थी और यूएसए से संबंधित जितने भी देश थे उन पे यूएसए ने जो है प्रतिबंध लगा दिए थे। जैसे इंडिया पे भी प्रतिबंध लगा दिए थे। इंडिया ने जो है जो ईरान से वो ऑयल का आयात करता था, इंपोर्ट करता था, उसने ईरान से बंद कर दिया था इंडिया ने भी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे देश थे जिसने यूएसए के दबाव में आकर ईरान से सारे अपने व्यापारिक संबंध बंद कर दिए थे, जिसको जो है अब 2022 में, जिसको लेकर 2022 में अब जब से जॉय बिडेन की सरकार आई है तो जॉय बिडेन ने उस सारे प्रतिबंधों को हटा दिया, यानी काटसा को हटा दिया है। और ये जो न्यूक्लियर डील हुई थी, ईरान न्यूक्लियर डील, उसे वापस से एक्टिवेट किया है, जिसकी वजह से ये हमारा ये जो हमारा JCPOA एग्रीमेंट जो है मुद्दे में रहा है कि इसे जो है वापस से जॉय बिडेन द्वारा एक्टिवेट किया गया, जिसे ट्रंप ने काटसा के तहत रोक दिया था। ठीक है, और जिसका काफ़ी बुरा परिणाम ईरान को देखना पड़ा था। ईरान के सारे व्यापारिक, जितने भी उसके व्यापारिक संबंध थे इंटरनेशनल रिलेशंस के तहत, जितने स्ट्रैटेजिक और डिफेंस रिलेशन थे अदर अलग अलग कंट्रीज़ से, वो सारे कंट्रीज़ से उसके रिलेशन को काफ़ी बुरा असर पड़ा था और उसके जो है ईरान को काफ़ी वित्तीय समस्याओं का भी सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ईरान का मैप है। ठीक है, ईरान का मैप है। ये वर्ल्ड के मैप में ईरान की लोकेशन कहाँ पे है तो वो सब आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ट्रंप अनाउंसेस ही विल विड्रॉज US फ्रॉम ईरान न्यूक्लियर डील एंड रिस्टोर सैंक्शंस। ठीक है, तो ट्रंप ने जब अनाउंसमेंट की थी ये तब की बात है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमेरिका ने ताइवान मिसाइल उन्नयन के लिए कितने मिलियन डॉलर की बिक्री की मंजूरी दी है? तो ये $100 मिलियन की बिक्री की मंजूरी दी है अमेरिका ने ताइवान मिसाइल उन्नयन के लिए। यहाँ पे बता दें, यहाँ पे मुद्दा क्या रहा है? यहाँ पे मुद्दा ये, जैसा कि सभी जानते हैं कि चाइना जो है वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है। ठीक है, वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है, जिसके तहत वो ताइवान को अपना ही एरिया बताता है कि ताइवान एक अलग से कंट्री नहीं है, ताइवान चाइना का ही पार्ट है। जबकि ताइवान जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर डेमोक्रेसी चलती है और
ताइवान अपने आप को अलग से एक कंट्री बताता है, वो चाइना के अंडर में काम करता है, वो ऐसा नहीं बताता है। ताइवान की अपनी पॉलिसीज़ हैं, अपने संविधान है, अपना डेमोक्रेसी है, जिसके तहत वो काम करता है। ताइवान के इंटरनेशनल रिलेशंस भी अलग अलग देशों से अलग अलग तरीके से व्याप्त हैं। तो उसी के तहत जो है ताइवान का यूएसए से एक अच्छा रिलेशन है, जबकि इंडिया जो है वन चाइना पॉलिसी को मानता है, यानी कि इंडिया जो है ताइवान को चाइना का ही भाग मानता है। पर यूएसए जो है, यूएसए ताइवान को एक अलग भाग मानता है और उसके साथ अलग से व्यापारिक समझौता करता है। इस व्यापारिक समझौते के तहत पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जो यूएसए का है, जो यूएसए ने डेवलप किया था, पेट्रियट, क्या मैं बोल रही हूँ, एयर डिफेंस सिस्टम एक मिसाइल है, एयर डिफेंस सिस्टम है, जो है 75 किलोमीटर ऊंचाई तक की मिसाइल्स को मार के गिरा सकती है, जो S-400 की तरह है। बस S-400 में डिफरेंस क्या है, जो रसिया से इंडिया ने लिया था, S-400 जो है 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक काम करती है, वहीं पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो 75 किलोमीटर की ऊंचाई तक काम करता है। उसे जो है यूएसए ने ताइवान को अपने डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत दिया है। ठीक है, ताइवान को इसका एक्सपोर्ट किया गया है यूएसए के द्वारा, पेट्रियट डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम को। ठीक है, यूएसए द्वारा जो मैं जैसे कि मैंने पहले बताया कि ताइवान को मान्यता दी जाती है, जबकि चाइना जो है वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपना पार्ट बताता है। और ताइवान एक डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ये है। ठीक है, पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, इसका अलग अलग वर्जन्स भी हैं, इसके बारे में आप और डिटेल्स चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ये पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, तो इसमें यही था, बस इतना ही बताना था कि जो ताइवान को लेकर मुद्दे चलते रहते हैं, ऐसे कई, जैसे पहले हांगकांग को लेकर भी मुद्दे थे, जो चाइना ने वो किया था। ठीक है, चाइना ने हांगकांग को भी अपने आधिपत्य क्षेत्र में लिया था, ताइवान को भी अपने आधिपत्य क्षेत्र में लिया था, पर ताइवान अभी भी एक अलग कंट्री के रूप में काम करता है। उसके अलग अलग दूतावास भी हैं अलग अलग देशों में। तो ताइवान एक अपनी अलग सॉवरेनिटी रखता है। आगे क्या होगा वो तो देखने में पता चलेगा कि इसके बाद चाइना क्या कदम उठाता है, बट अभी ये है कि यूएसए जो है ताइवान को मान्यता देता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अगर धर्म की स्वतंत्रता की हम बात करें तो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक धर्म की स्वतंत्रता की बात की जाती है। अगर इन ऑप्शंस में देखें तो आर्टिकल 25 होगा। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता की बात आर्टिकल 25 से 28 में की जाती है। अब ये बात यहाँ पे क्यों आ रही है, क्योंकि अभी जैसे मैंने कुछ दिन पहले ही, अभी शायद 2 वीक हुआ होगा, जो हमारा स्टार्टिंग का सेशन था, जब हमने सेशन स्टार्ट किया था, उसी के बीच 1-2 दिन की बात होगी। उस समय हमने एक मुद्दा लिया था जिसमें जो है कर्नाटक के एक स्कूल में जो है जो वहाँ की स्टूडेंट्स थी, लड़कियाँ थी, उनको हिजाब पहन के आने से रोक लगा दी गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी विवाद हुआ था। वो विवाद अब काफ़ी आगे तक बढ़ चुका है, जहाँ एक तरफ लड़कियां हिजाब पहन के जा रही हैं, लड़के लड़कियां मुस्लिम्स जो हिजाब पहन के जा रहे हैं, तो वहीं जो है हिंदू धर्मावलंबी जो हैं वो लोग जो है भगवा जो ये भगवा कलर का जो स्कार्फ होता है वो बांध के जा रहे हैं उसके अलग प्रोटेस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात देखने के लिए है कि हाई कोर्ट ने या फिर अलग अलग जो हमारे केसेस हैं उसके तहत इसको लेकर क्या विवाद है, और क्या जो एक विवाद है उसका क्या सॉल्यूशन है। क्योंकि जिसकी वजह से चूँकि काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा विरोध देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कर्नाटक में 3 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं, और ये अब कर्नाटक में ही नहीं, इवन मध्य प्रदेश में भी ये सारी चीज़ें फैल चुकी हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो केरल हाई कोर्ट का 2015-16 का एक केस था। 2015-16 का एक केस था जिसमें पहले तो केरल हाई कोर्ट ने कहा कि कुरान में ऐसा लिखा है कि सर ढकना मतलब मुस्लिम जो उनकी कम्युनिटी है उनके हिसाब से उनको सर को ढकना उनके धर्म के उसमें आता है कि सर को ढकना आवश्यक है। ठीक है, बट उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर पब्लिक ऑर्डर की बात की जाए कि पब्लिक ऑर्डर अगर डिस्टर्ब हो रहा है, यानी कि जिससे कोई पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, समाज में विवाद हो रहा है या फिर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या फिर कुछ भी हो रहा है, पब्लिक ऑर्डर अगर डिस्टर्ब हो रहा है
तो इस पर रोक लगाई जा सकती है, यानी हिजाब को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसी के तहत हम देखें तो एक और जो हमारा आर्म्ड फोर्सेस रेगुलेशन एक्ट जो हमारा है, आर्म्ड फोर्सेस रेगुलेशन एक्ट 1964, जिसके तहत एक बार एक याचिका आई थी जिसमें ये था कि मुस्लिम जो दाढ़ी बढ़ाते हैं वो क्या धर्म के अंदर है, तो उसमें लेकर यही कहा गया था कि मुस्लिम धर्म में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि दाढ़ी बढ़ाना धर्म के हिसाब से अलाउ है या फिर धर्म के हिसाब से ज़रूरी है, मैंडेटरी है। तो दाढ़ी कटवाई भी जा सकती है, तो क्योंकि वो आर्म्ड फोर्सेस एक्ट के तहत आता है तो दाढ़ी व बाल कटवाना ज़रूरी है, ऐसा कहा गया था। जबकि जो हमारे सिख धर्म में जो 5 चीज़ें अनिवार्य मानी जाती हैं, जैसे केस, कंघा, कृपाण, ये सारी चीज़ें, तो उसमें जो है उनको केस रखना अलाउ होता है क्योंकि उनके धर्म से जुड़ी ये बात है, उनके धर्म में ये चीज़ मैंडेटरी है। बट मुस्लिम धर्म में ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है, इसलिए दाढ़ी रखना जो है इस्लाम का ज़रूरी पार्ट नहीं है, जिसकी वजह से उसको मना किया गया था। ठीक इसी प्रकार अगर हम और केस को देखें तो अमना बिन्ट बशीर वर्सेस CBSC, ये जो हमारा केस था 2016 का, उसके तहत, और उसी तरह फातिमा तस्नीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो केस था 2018 का। इन दोनों के तहत हिजाब पहनना ज़रूरी नहीं है और ये इस्लाम का पार्ट नहीं है, ऐसा कहा गया था। ठीक है, तो यानी कि अगर हम जो अभी हमारा मुद्दा चल रहा है अगर उसकी बात करें तो उसमें भी जो हमारे कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि अगर पब्लिक ऑर्डर की बात की जाए, अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है तो उससे ऊपर हिजाब पहनना नहीं हो सकता, या फिर भगवा स्कार्फ धारण करना ऊपर नहीं हो सकता है। अगर पब्लिक ऑर्डर हमारा डिस्टर्ब हो रहा है तो उसके खिलाफ एक्शंस लिए जा सकते हैं, यानी कि उसको वॉलेंट्री किया जा सकता है, यानी कि हम उसको मना किया जा सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पे हम और भी चीज़ें देख सकते हैं। व्हाट इज़ द हिजाब के बारे में कि क्या कहा गया है, कॉन्सेप्ट दैट एम्फेसिस द ऑन मॉडेस्टी, इट इज़ एप्लीकेबल टू बोथ मेंस एंड वुमेन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हिजाब के बारे में लिखी हैं। अब यहाँ पे हम बात करें तो हमारे आर्टिकल जो है आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी की बात हम करते हैं, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 19 के तहत, तो राइट टू इक्वालिटी के तहत भी ये एक विवाद का विषय होता है। राइट टू फ्रीडम के तहत भी ये एक विवाद का विषय है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो शुड वुमेन बी अलाउड टू चूज़ देयर ओन क्लोथिंग, तो किस देश में कितनी वीमेंस अपने हिसाब से अलाउ करती हैं, मतलब चूज़ करती हैं अपने ड्रेसेस। जैसे पाकिस्तान में बात करें तो 22% वुमेन की लेवल है, इराक में 27%, सऊदी अरेबिया में 47%, लेबनान में 49%, टर्की में 53% और ट्यूनेशिया में 56%। ठीक इसी तरह हम बात करें तो कई ऐसी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हिजाब बैन है। जैसे कि हम इंडिया में अभी विवाद की बात कर रहे हैं, तो ऐसी कई यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हिजाब बैन है। जैसे आप देख सकते हो फ्रांस, स्पेन, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, लातविया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, बोस्निया, इटली, ये सारी जितनी भी क्या बोलते हैं कंट्रीज़ है जहाँ पे, अगर ये आप देख सकते हैं ये जो ऑरेंज कलर से वहाँ पे कंप्लीट बैन है। जैसे फ्रांस में कंप्लीट बैन है हिजाब, बैन इन सम प्लेसेस में यहाँ पे जिसको रेड से दिखाया गया है कुछ जगह ही बैन है। ठीक है, ऑस्ट्रिया और फ्रांस में कम्प्लीटली बैन है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब अगर देखा जाए तो ये एक विवाद का विषय है। आगे क्या निर्णय लिया जाता है हाई कोर्ट द्वारा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा, क्योंकि याचिकाएं दायर की जा रही हैं, ये मुद्दा काफ़ी बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से स्कूल बंद किए जा रहे हैं और हो सकता है आने वाले टाइम में ये हिंसात्मक रूप धारण कर ले। तो उसको रोकने के लिए, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इसको रोका जा सकता है। बाकी क्या निर्णय लिया जाता है ये तो कोर्ट ही बता सकता है। आई होप स्टूडेंट इन सब मुद्दों को लेकर आप किसी धर्म के पक्ष में ना जाएं और एक सेंसिटिव स्टूडेंट की तरह जब आप आंसर राइटिंग करें या फिर जब आप सोचें, अपने विचार रखें, तो एक सेंसिटिव स्टूडेंट की तरह रखें। ये नहीं कि आप किसी धर्म विशेष से बंध कर या फिर बायस होकर अपने विचारों को रखें। तो आई होप मेरे स्टूडेंट इतने सेंसिटिव हैं जो मुद्दों को ठीक से समझ सकते हैं और क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है उस पर बात रख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे।
किसने घोषणा की है कि सरकार हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने का प्रस्ताव किया है? तो ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट में ये अनाउंसमेंट की थी कि वो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड होता क्या है? ठीक है, अगर हम यहाँ से पहले से तो ग्रीन की बात करते हैं। अगर हम ग्रीन की बात करें तो जो हमारी इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट होता है वो दो टाइप का होता है, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड। ठीक है, अगर हम ग्रीन फील्ड की बात करें तो जो नया इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कोई ज़मीन खाली है वहाँ पे नई बिल्डिंग बनाना, नई कंपनी इस्टेब्लिश करना, या फिर नए प्लांट्स लगाना, तो जहाँ पे कोई नया इन्वेस्टमेंट होता है उसे ग्रीन फील्ड कहते हैं। और अगर हम ब्राउन फील्ड की बात करें तो जहाँ पे पहले से कोई काम चल रहा है, जैसे कोई कंपनी है, जैसे कोई पवन चक्की है, ठीक है, वहाँ पे पहले से काम चल रहा था बट कुछ वक्त से बंद हो गया, या फिर पहले से काम चल रहा था पर उसमें कुछ नई टेक्नोलॉजी ऐड की जाए, तो पुराने जो इन्वेस्टमेंट हैं उन्हीं में नया कुछ करने का प्रयास करना, यानी जो पुरानी चीज़ें हैं उसी में कुछ अलग करने का प्रयास करना, उन्हीं में इन्वेस्टमेंट करना ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, यानी कि दो टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। तो यहाँ पे ग्रीन फील्ड की हम बात कर रहे हैं। अगर हम बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड से सीधा सा तात्पर्य है कि किसी चीज़ को, जैसे हम मान लीजिए कोई पेन है, ठीक है, कोई पेन है, ऐसे कोई पेन है, इसकी कीमत अभी 10 रुपये है। ठीक है, कोई ए नाम का व्यक्ति है, कोई बी नाम का व्यक्ति है। ठीक, ए नाम के व्यक्ति ने जो है बी नाम के व्यक्ति को ये पेन दिया। ठीक है, ये पेन दिया और इस पर साइन करके दिया कि ये पेन जो है 10 साल बाद मैं तुमसे 100 रुपये में ले लूँगा। ठीक है, और अभी नहीं, मैं 10 साल बाद तुमसे 100 रुपये में लूँगा, और एक पेपर पर ये साइन करके ये नोट लिख के दे दिया कि मैं 10 साल बाद तुमसे इसको 100 रुपये में ले लूँगा, तो तुम तब तक अभी रखो, और उसके साथ मैं तुमको ब्याज भी दूंगा। मतलब मैं तुमसे जब पेन खरीदूंगा तो मैं 100 रुपये दूंगा प्लस उसके साथ तुमको ब्याज भी दूंगा। तो ये जो कागज़ जो दिया गया कि हाँ, एक प्रॉमिसिंग के साथ कि मैं इतने टाइम बाद तुमसे वो सामान लूँगा और पेन खरीदूंगा और फिर ब्याज के साथ, तो ये बॉन्ड कहलाता है। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के पास अगर कभी धन की कमी हो जाए या फिर वो धन तरलता मार्केट से एब्जॉर्व करना चाहे, तरलता को कम करना चाहे, तो वो लोगों से पैसे लेती है। ठीक है, बॉन्ड जारी करती है और उसके तहत पैसे लेती है। वो कितने का भी बॉन्ड हो सकता है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने 100 रुपये का बॉन्ड जारी किया और किसी लोगों से, किसी कंपनी से, किसी से 100 रुपये लिए और उससे बोला कि ये बॉन्ड मैं इतने साल बाद या फिर कुछ समय बाद मैं खरीदूंगी और मैं इस पर तुम्हें ब्याज भी दूंगी। तुम्हारा जो इनिशियल मनी है, यानी 100 रुपये के साथ इस पर 10% के हिसाब से ब्याज दूंगी, तो यानी कि मैं तुमको 10 साल बाद 110 रुपये दूंगी, तो वो बॉन्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सॉवरेन की बात करें तो सॉवरेन से सीधा सा मतलब है जो बॉन्ड गवर्नमेंट द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि भारतीय शासन द्वारा, यानी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो बॉन्ड जारी किया जाता है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो बॉन्ड जारी किया जाता है उसी को सॉवरेन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉवरेन से मतलब सिर्फ इतना है कि जो बॉन्ड इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जारी किया जाता है उसे सॉवरेन बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की बात की जा रही है, जो बजट में अनाउंसमेंट हुई है वित्त मंत्री ने, तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड का सीधा सा मतलब है कि गवर्नमेंट जो है लोगों से पैसा लेगी और बॉन्ड जारी करेगी, और वो पैसे का वो इन्वेस्टमेंट जो है ग्रीन फील्ड में करेगी, यानी कि जैसे क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करेगी। ठीक है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएगी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएगी, जिससे जो है ये भी है कि कार्बन जो फुटप्रिंट होता है वो हमारा शून्य होगा। ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट, सॉरी, शून्य नहीं, कम होगा, कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम होगा। और ग्रीन फील्ड में चूँकि इन्वेस्टमेंट है तो उससे आप समझ सकते हैं कि एक ये पर्यावरण के लिए अच्छी चीज़ होगी। ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा। तो उसी को लेकर अनाउंसमेंट की गई थी बजट में, जिसको मैंने समझा दिया कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड एक्चुअल में होता क्या है। उसी को लेकर वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जो है अनाउंसमेंट की थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज़ द ग्रीन बॉन्ड, इसके बारे में आप डिटेल्स अगर चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। किस देश के विदेश मंत्री
चुंग युई योंग ने विदेश मंत्री जयशंकर को फ़ोन कर हुंडई कंपनी के ट्वीट के कारण माफ़ी मांगी थी। तो ये साउथ कोरिया ने किया है। जैसा कि मैंने शायद कल या परसों के सेशन में बताया था कि हुंडई कंपनी ने जो है कश्मीर विवाद को लेकर पाक का समर्थन करते हुए एक ट्वीट किया था। ट्विटर पर एक ट्वीट किया था पाकिस्तान का समर्थन करते हुए कश्मीर मुद्दे को लेकर, जिसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। और बाइकॉट हुंडई को लेकर #बाइकॉट हुंडई से एक ट्रेंड चला था जो यहाँ पे इंडिया में काफ़ी वो हुआ था। ठीक है, तो उसी के तहत जो है हुंडई कंपनी के जो CEO हैं, उन्होंने जो है जयशंकर प्रसाद यानी हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनको फ़ोन करके माफ़ी मांगी है। ठीक इसी तरह KFC ने भी माफ़ी मांगी है और डोमिनोज़ ने भी, क्योंकि इन दोनों ने भी जो पाकिस्तान का समर्थन किया था जो कश्मीर विवाद को लेकर, जिसकी वजह से इन दोनों ने माफ़ी मांगी है। तो ये चीज़ हमने पहले भी कवर की थी, उसमें एक्स्ट्रा सिर्फ इतना ही है कि उन लोगों ने माफ़ी मांग ली है, जिसकी वजह से वो जो एक विवाद चल रहा था वो शांत हो गया है। उससे ज़्यादा इसमें बताने के लिए कुछ भी नहीं है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। किस देश ने मिस्र को हराकर अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये सेनेगल ने किया है। ठीक है, सेनेगल ने अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2022 का खिताब अपने नाम किया है मिस्र को हराकर। अगर हम यहाँ पे अफ्रीका कप ऑफ नेशंस की बात करें तो ये 1957 से स्टार्ट है। ठीक है, 1957 में पहली बार खेला गया था। हर 2 साल में खेला जाता है, पर 2 ईयर्स में। ठीक है, यानी पर ईयर नहीं, पर 2 ईयर्स में खेला जाता है। सबसे ज़्यादा जो टीम जीती है वो है इजिप्ट यानी मिस्र। इस बार भले ही मिस्र हार गया है, बट सबसे ज़्यादा बार जो जीतने वाली टीम है वो इजिप्ट ही रही है, यानी मिस्र ही रही है। हाल ही में किसने CMD पोसोको 2022 के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है? तो ये SR नरसिम्हन ने संभाला है। ठीक है, SR नरसिम्हन ने एडिशनल चार्ज लिया है CMD पोसोको 2022 का। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस मंत्रालय द्वारा पावरथॉन 2022 हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा लॉन्च किया गया है। पावरथॉन 2022 लॉन्च किया है विद्युत मंत्रालय द्वारा। यह क्या करेगा? यह डिस्कॉम की आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यानी डिस्कॉम जो हमारी कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती हैं, उनकी आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। जो हमारा पावरथॉन 2022 है उसके तहत विद्युत मंत्रालय जो है डिस्कॉम की आपूर्ति के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस मिशन का शुभारंभ हाल ही में किया है? तो ये इंटेंसिव मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ मनसुख मंडाविया ने किया है, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगर हम गहन मिशन हम इंटेंसिव मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो ये 10 फेज़ में लागू किया गया है। ठीक है, 10 फेज़ में लागू किया गया है। 701 ज़िलों में लागू किया गया है 10 फेज़ में। इसमें जो है इससे जो है 96.8 प्रेग्नेंट वुमेन और 3.96 करोड़ जो है चिल्ड्रंस वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। 96.8 करोड़ लगभग प्रेग्नेंट वुमेन और 86 जो है करोड़ चिल्ड्रंस यानी बच्चे जो है वैक्सीनेटेड हो चुके हैं इस प्रोग्राम के तहत। जो हमारा इंटेंसिव मिशन इंद्रधनुष था, मतलब जो इसका पहला सेशन था 1.0, ये 2014 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके बारे में अगर और आपको जानना है तो मिशन इंद्रधनुष जो है 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका एम था इंक्रीजिंग फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज, मतलब सबको इम्यूनाइजेशन के अंदर लाना, यानी कि जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, सबको वैक्सीनेटेड करना। ठीक है, ये इसका इनिशिएटिव था। इट वाज लॉन्च्ड फॉर कवरिंग पार्शियली एंड अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रेन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। मेनली इसका इंसेंटिव जो था वो चिल्ड्रेन और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए था। कितने लोगों को कवर किया जा चुका है ये मैंने पहले ही बता दिया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए किस नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? तो रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन आहट के नाम से मानव तस्करी को रोकने के लिए एक इंटेंसिव लॉन्च किया है। अगर हम RPF की बात करें तो RPF की स्थापना जो है 1872 में की गई थी, 1872 में। इसके लगभग 18 जोन में ये काम करती है। ठीक है, पूरे देश में लगभग 18 जोन में ये काम करती है।
हाल ही में किस टीम ने एएफसी महिला एशियाई कप भारत 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? तो एएफसी महिला एशियाई कप जो है 2022 को जीता है चाइना ने। ठीक है, चाइना ने जीता है एएफसी महिला एशियाई कप को, चाइना ने जीता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन जेएनयू की पहली महिला कुलपति बनी है? जेएनयू की पहली महिला कुलपति बनी है तो ये बनी है शांतिश्री धूलीपुरी पंडित। ठीक है, शांतिश्री धूलीपुरी पंडित जी जेएनयू की पहली महिला कुलपति बनी हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अव्वल रहा है? तो भारतीय प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, इंडियन प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट, तो ये जम्मू कश्मीर अव्वल रहा है। इसके बारे में, इस रिपोर्ट के बारे में हमने पहले भी सेशन में बात की है। ये जो भारतीय प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 की हम बात कर रहे हैं, उसमें जो है जम्मू कश्मीर अव्वल रहा है। जम्मू कश्मीर में लगभग जो केसेस आए हैं पत्रकारों के खिलाफ, जो उनके ऊपर अटैक किए गए हैं, वो लगभग 25 हैं। अगर हम सेकेंड की बात करें तो यूपी में लगभग 23 पत्रकारों पे हमले हुए हैं। एमपी में लगभग जो है 16 पत्रकारों पे अटैक हुए हैं। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर अव्वल रहा है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये तो बुरी बात है ऑब्वियसली। तो भारतीय प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट में ये पहलू सामने आए हैं। ठीक है, अगर हम और इसमें देखें तो 24 जर्नलिस्ट वर अटैक्ड फिजिकली, जिनको फिजिकली अटैक किया गया है, हैरेस किया गया है, ऑब्स्ट्रक्ट किया गया है। 24 जर्नलिस्ट ऐसे हैं। ऑल दिस अटैक्स वर मेड बाय पब्लिक ऑफिशियल के द्वारा ही ये सारे अटैक किए गए हैं। इसमें जो है पुलिस अटैक्स भी इन्वॉल्व हैं। 17 ऑफ दीज अटैक्स वर पुलिस अटैक्स, जो जितने ये अटैक्स दिखाया जा रहा है उसमें से जो 17 अटैक्स थे वो लगभग पुलिस अटैक्स थे, पुलिस के द्वारा थे। 44 FIR वर रजिस्टर अगेंस्ट जर्नलिस्ट। 44 FIR जो है 44 FIR रजिस्टर की गई अगेंस्ट जर्नलिस्ट यानी पत्रकारों के खिलाफ। 21 वर रजिस्टर अंडर सेक्शन 153 ऑफ IPC। 153 सेक्शन IPC का जो है उसके तहत जो है लगभग 21 FIR रजिस्टर की गई। तो ये एक गंभीर मुद्दा है जिसको अभी भी, जो हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अगर डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं तो अभी भी पत्रकारों को स्वतंत्रता नहीं है कि वो पूरे स्वतंत्रता के साथ अपने ओपिनियन दे सकें। तो अभी भी ये एक समस्या की बात है। इसमें भी ये एक समस्यात्मक मुद्दा है और इसको लेकर भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पर प्लीज़ ध्यान दीजिए। और ये एक सेंसिटिव मुद्दा है तो इस पर बात करना भी काफ़ी ज़रूरी है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन मुकेश अंबानी को पछाड़ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? तो ये हमारे गौतम अडानी जी बने हैं। ठीक है, गौतम अडानी जी मुकेश अंबानी को पछाड़ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। हाल ही में किसने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नैरो ने संभाला है। डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नैरो ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। अगर हम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की बात करें तो ये इसरो की एक टेक्निकल ब्रांच है। ठीक है, इसरो की एक टेक्निकल ब्रांच है जो रॉकेट और इन सब को बनाने का काम करती है। ठीक है, सैटेलाइट्स, रॉकेट, इन सब को बनाने का काम करती है, इसरो की एक टेक्निकल ब्रांच है। ठीक है, तो हमारा आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। आज के जितने भी टॉपिक थे हमने कवर अप कर लिए हैं। आई होप स्टूडेंट आपको सेशन पसंद आया हो। अगर कोई मुद्दा आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आपके जो भी व्यूज़ हैं उसे कमेंट बॉक्स में पिन करें। और अगर आपने सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और लाइक करें। आई होप कि आपको ये सेशंस जो हम ले रहे हैं डेली वे में आपको पसंद आ रहे हों। अगर आपको नहीं भी पसंद आ रहा तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, हमारे चैनल पर बताएं, हमारे टेलीग्राम पे बताएं। तो प्लीज़ हमको आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें जिससे आने वाले टाइम में हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे पाए। तो थैंक यू सो मच। आज की हमारी क्लास बस यहीं तक। थैंक यू।